चुके हैं अभी तक, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोग गुप्त वंश पढ़ रहे हैं अभी, और जिसमें हमने कल पढ़ लिया था गुप्त वंश के बारे में, कुमार गुप्त तक काफी कुछ पढ़ा था। और कुमार गुप्त के बाद आज हम उसके पुत्र स्कंदगुप्त की बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त की बात करें, उसके शासनकाल की बात करें, कुमारगुप्त के पुत्र के रूप में इन्हें देखा जाता है। हम लोग गुप्त वंश ही पढ़ रहे हैं अभी, और गुप्त वंश में जो कुमारगुप्त है उनके पुत्र हैं स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त जो है इन जब कुमारगुप्त की मृत्यु हो गई थी 445 ईस्वी में, उसके बाद इनका उत्तराधिकारी जो है वो स्कंदगुप्त बनता है। वैसे कल हमने इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली थी कि स्कंदगुप्त की जो उत्तराधिकार इनको मिला वो किस प्रकार से मिला। ठीक है, तो जो हमने कल पढ़ा उसके मुताबिक कई अलग अलग हमने जो जैसे वी सिन्हा जी हैं और पीवी सिन्हा जी, राय चौधरी, स्मिथ जी, डॉक्टर भंडारकर, बसक, आर.सी. मजूमदार, इन सब के द्वारा हमने पढ़ा कि किस प्रकार से स्कंदगुप्त को शासन प्राप्त हुआ था। स्कंदगुप्त को कहीं कहीं श्रीगुप्त कुमारगुप्त के पुत्र के रूप में कहा गया है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग अभिलेखों में इन्हें अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, लेकिन फिर भी सभी विद्वानों का मत है कि वो सभी अलग नाम केवल स्कंदगुप्त के ही हैं। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें, चाहे बौद्ध ग्रंथ, मंजुश्री कल्प, मूल कल्प की बात करें, तो इन सभी में यह कहा गया है कि राज्य लक्ष्मी ने आखिर सम्राट के रूप में अन्य सभी पुत्रों को छोड़कर स्कंदगुप्त का ही वर्ण किया, मतलब स्कंदगुप्त को ही राजा बनाया गया। अब स्कंदगुप्त के शासन की बात करते हैं। देखिए, स्कंदगुप्त का जो शासन है वो शासन काल कैसा रहा। स्कंदगुप्त का जो शासन काल है उसकी बात करें, गुप्त में चांदी की मुद्राओं पर उसके शासन की अंतिम तिथि 136 गुप्त संवत यानी 445 ईस्वी मिलती है, और यही तिथि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में भी मिलती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्कंदगुप्त 136 गुप्त संवत यानी के 455 ईस्वी में सिंहासन आसीन हुए थे, यानी सिंहासन पर बैठे थे। उसके शासन की अंतिम तिथि, ठीक है, उसके शासन की जो अंतिम तिथि है उसकी बात करें तो संवत 467 ईस्वी मिलती है। यह तिथि गढ़वा यह तिथि गढ़वा अभिलेख, कृपया सभी अपने माइक्रोफोन्स को जो ऑफ रखिए प्लीज। यह तिथि गढ़वा अभिलेख में और उसकी मुद्राओं पर मिलती है, और स्कंदगुप्त ने लगभग 12 वर्ष तक 455 से लेकर 467 ईस्वी तक का शासन किया था। ठीक है, ये इनके शासन से अभी संबंधित एक मिलती है जानकारी कि इनका शासन जो था कितने सालों का था, 12 वर्ष का। स्कंदगुप्त का जो शासन था वो तकरीबन 12 वर्ष का था, 455 से 467 ईस्वी के शासन काल के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं इनके शासन यानी साम्राज्य विस्तार। डॉक्टर आर के मुखर्जी डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार स्कंदगुप्त का साम्राज्य अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर उस वक्त था जब काठियावाड़ से बंगाल तक समस्त उत्तरी भारत में वो फैला हुआ था। पश्चिम दिशा में सौराष्ट्र, कैम्बे, गुजरात, मालवा और उसके राज्य में ये सब सम्मिलित थे।
जूनागढ़ अभिलेख या शिलालेख की बात करें तो सौराष्ट्र पर उसका अधिकार सिद्ध होता है। उसके सिक्के से कैम्बे तट पर और कच्छ पर उसका अधिकार भी सिद्ध होता है। उसके जो सिक्के उसने चलाए थे उन पर इन सबके नाम थे। संपूर्ण मध्य प्रदेश उसके अधीन में था, बिहार बंगाल उसका अधिकार था। इस प्रकार उसका साम्राज्य हिमालय से नर्मदा तक और बंगाल से सौराष्ट्र तक फैला था। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो फिलहाल ये आती है, ठीक है, यहां से कि उसका साम्राज्य हिमालय से नर्मदा तक और बंगाल से लेकर सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। ठीक है, ये बात सबसे महत्वपूर्ण आती है और ये किसके द्वारा कही गई थी? डॉक्टर आर के मुखर्जी के द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, तो इसके बाद युद्ध, डॉक्टर फ्लीट, जहां मैं बता देता हूं कि जब भी कोई ऐसा नाम आता है आपने उसको जरूर अंडरलाइन करना है। डॉक्टर फ्लीट का मत है कि संभवतः स्कंदगुप्त ने नागों को युद्ध में पराजित किया था। ऐसा उन्होंने जूनागढ़ शिलालेख के आधार पर कहा है, जिसमें भुजंगों, भुजंग मतलब सांप यानी नाग, नागों का स्कंद द्वारा दमन उल्लेखनीय है। ठीक है, डॉक्टर फ्लीट ने इसलिए कहा क्योंकि ये जूनागढ़ शिलालेख में लिखा है। गुप्तों के जो शिलालेख हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके नाम आपने जरूर याद करने हैं, चाहे वो जूनागढ़ शिलालेख है या कोई भी। कुछ विद्वानों का मत है कि स्कंदगुप्त की प्रारंभिक कठिनाइयों से लाभ उठाकर वाकटक नरेश नरेंद्र सेन ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर उससे मालवा प्रदेश छीन लिया। परंतु अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि नरेंद्र सेन ने स्कंदगुप्त के विरुद्ध पुष्यमित्रों और मालवा के विद्रोही सामंत को सहायता भले ही दी हो, किंतु स्कंदगुप्त के साथ उसके प्रत्यक्ष युद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिलता। विद्वान आपस में इस बात पर भी सहमत नहीं है भाई कि क्या वाकटक नरेश नरेंद्र सेन के साथ उसका युद्ध हुआ था या नहीं हुआ। ठीक है, युद्ध के विषय में कुछ बात हो रही है। राजकुमार के रूप में स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को परास्त किया। उसे पुष्यमित्रों को परास्त करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपने शासन के प्रारंभ दिनों में संभवतः स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों का दमन किया था और ये जानकारी हमें प्राप्त होती है भीतरी अभिलेख से, ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, ये है भीतरी अभिलेख। ठीक है, इससे जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्यमित्रों को परास्त कर स्कंदगुप्त ने सिंहासन प्राप्त किया था। हुणों से युद्ध, अधिकांश विद्वानों का मत है कि स्कंदगुप्त को अनेक हुण आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। हुण एक अलग जाति है। ठीक है, साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। हुणों के विरुद्ध उसकी विजय बहुत बड़ी और बड़ी महत्वपूर्ण है। इस विजय के कारण उसकी कीर्ति देश के बहुत बड़े भाग में फैल गई। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों यानी कि हुणों के गर्व को चकनाचूर कर दिया। यह स्कंदगुप्त की एक महान उपलब्धि थी। इस विजय के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने देवताओं के लिए अनुष्ठान करवाए तथा एक विष्णु स्तंभ का भी निर्माण करवाया। देखिए, इससे ज्ञात होता है कि उसका जो धर्म है वो कौन सा है? हिंदू धर्म है। और किस हिंदू धर्म में वो किस भगवान को ज्यादा मानता है? विष्णु भगवान को ज्यादा मानता है। इसकी जो उपलब्धि आएंगी उसमें देखेंगे कि क्या ये धर्म सहिष्णु व्यक्ति है अथवा नहीं है। इस बात पर भी आगे हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त इस विजय के उपलक्ष्य में उसने क्या बनवाया? खुद को क्या उपाधि दी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये विक्रमादित्य की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय
वही जिसने मेहरौली शिलालेख स्तंभ लेख खुदवाया था। तो उस विक्रमादित्य की तरह ही इसने अपने आप को भी यह उपाधि धारण कर, ये वो विक्रमादित्य है। इस संबंध में यह अवश्य कहा जा सकता है कि स्कंदगुप्त का बहुत समय हूणों के आक्रमणों का सामना करने में व्यतीत हुआ था। साम्राज्य को अपार धन और जन की हानि हुई थी। पदाधिकारी स्कंदगुप्त की बात करें कि इसके पदाधिकारी कैसे थे। पदाधिकारियों की बात करें, स्कंदगुप्त का जो विशाल साम्राज्य है वो अनेक प्रांतों में विभक्त था। किसमें? प्रांतों में विभक्त था वो। और प्रांत प्रांत जो थे गोप्ता के अधीन थे और जिले विषयपति के अधीन। ठीक है, तो हम लोग इस चीज में ये सब पढ़कर आए थे पहले भी कि विषपति कहा जाता था, और वैसे इसी तरह से इनके शासन काल में प्रांत का जो मुखिया होता है वो गोप्ता होता था और जिले का जो मुखिया होता है वो विषयपति होता था। जूनागढ़ अभिलेख से प्रकट होता है कि पर्णदत्त सौराष्ट्र का गोप्ता या गवर्नर था। यहां एक स्पेशल नाम दिया है भाई, और कौन से अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख से। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है इससे ये ज्ञात होता है कि पर्णदत्त नाम का कोई था व्यक्ति जो सौराष्ट्र का क्या था? गोप्ता या गवर्नर। तो और डॉक्टर मजूमदार के अनुसार पश्चिमी मालवा में उसका गवर्नर प्रभाकर था। तो वो नाम दिए, एक पर्णदत्त और दूसरा प्रभाकर। ठीक है, और उसने भीम वर्मा को कौशल प्रदेश का अधिकारी नियुक्त किया था। भीम वर्मा, कोई भीम वर्मा है जिसको इन्होंने कौशल प्रदेश का अधिकारी नियुक्त किया। इससे ये पता लगता है कि इसके जो राज्य है वो प्रांतों में विभक्त है, और वो प्रांत कौन कौन से हैं इसकी भी जानकारी मिल रही है। देखिए, पहला है सौराष्ट्र जिसमें पर्णदत्त है, दूसरा है मालवा जिसमें प्रभाकर है, और तीसरा है कौशल जिसमें भीम वर्मा है। तो ये इसके पदाधिकारी भी हैं, पराक्रमी लोग हैं, और ये सारे के सारे अलग अलग प्रांतों के प्रमुख भी हैं। अब बात करते हैं स्कंदगुप्त द्वारा ग्रहण की गई उपाधियों की। स्कंदगुप्त ने अपने पराक्रम के अनुरूप अनेक नामों से प्रख्यात था। स्कंदगुप्त जो था वो अब अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे कहोम, कहोम स्तंभ लेख में उसे शक्रोपम कहा गया है। शक्रोपम कहा गया है कहोम स्तंभ लेख में। स्तंभ लेख वो होता है जो एक स्तंभ यानी खंबे पर लिखा होता है। कहोम उस जगह का नाम है, जिस जगह पर जो खंबा है उस पर जो लिखा हुआ है वो है स्तंभ लेख। उसमें उसे शक्रोपम कहा गया है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प, ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें उसे देवराज कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख में उसे श्री परीक्षिप्त वक्ष यानी विष्णु के समान बताया गया है। कथा सरित सागर में उसे विक्रमादित्य कहा गया है। देखिए, विक्रमादित्य इसने एक उपाधि धारण की थी। ये इसकी कुछ उपाधियां हैं जो अलग अलग नामों से भी जानी जाती है, और यह जो उपाधि है विक्रमादित्य वाली, ये सबसे अधिक लोकप्रिय उपाधि थी। विक्रमादित्य के स्थान पर कभी कभी उसे कर्मादित्य भी कहा गया है। ठीक है, तो टोटल कितने प्रकार की बता दी है? एक तो परिवेक्ष वाली, विक्रमादित्य वाली, और विक्रमादित्य, इसे कई बार कर्मादित्य भी कहा गया है। ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ, शकोपम, देवराज, परीक्षित वक्ष, विक्रमादित्य, इसकी ये सारी की सारी इसकी क्या है, जो उपाधियां हैं वो हैं जो इसने स्वयं धारण
की थी। शासन प्रबंध की बात करें, स्कंदगुप्त के शासन प्रबंध के संबंध में कुछ विशेष जानकारी तो उपलब्ध नहीं होती है, परंतु इतना तो निश्चित है कि उसका शासन उदार था और वह अपनी प्रजा की भलाई की ओर पूर्ण ध्यान देता था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बनाई गई सुदर्शन झील स्कंदगुप्त के समय में टूट गई थी, जिससे उस प्रदेश के निवासियों में निराशा व्याप्त हो गई थी, किंतु वहां के गवर्नर चक्रपालित ने उसकी मरम्मत करवाई और अपार धनराशि व्यय करके यह कार्य पूर्ण किया। चक्रपालित ने वहां एक विष्णु मंदिर भी बनवाया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक सुदर्शन झील वहां पर बनाई गई थी इन्हीं के शासनकाल में, और जब वो टूट गई तो इसने यानी स्कंदगुप्त ने पुनः उसको बनवाया था। उस समय गवर्नर जो चक्रपालित है उसने धनराशि व्यय की और चक्रपालित ने ही वहां पर विष्णु का मंदिर भी बनवाया था। स्कंदगुप्त ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया, यद्यपि वह स्वयं विष्णु का उपासक था। वो विष्णु का उपासक था और यद्यपि वह स्वयं विष्णु का उपासक था, किंतु उसने अपने प्रयोजनों के लिए सामान्य जनता के धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया। वह अन्य धर्मों के मंदिरों को दान भी देता था। उसके शासन काल में सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाता था वो स्कंदगुप्त, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जा सकता है कि वो एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था और उसके द्वारा सभी धर्मों को मान्यता दे दी थी। उसने राजकीय पदों के द्वार सभी धर्मों और संप्रदायों के लोगों के लिए खोल रखे थे। कहोम अभिलेख से ज्ञात होता है कि रुद्र नामक एक व्यक्ति ने जैन तीर्थंकरों की 5 मूर्तियों का निर्माण करवाया था। यानी जैन धर्म के लिए मूर्तियां बनवा रहा है, मतलब वो सभी धर्मों को मान तो रहा है। खुद का धर्म वेशक विष्णु को मान करके हिंदू धर्म है, लेकिन वो सभी धर्मों को खुली स्वतंत्रता देता है। सभी धर्मों के लोगों को अपना अपना धर्म मानने की पूरी आजादी प्रदान करता है तथा सभी धर्मों की आदर करता है। सिक्के, स्कंदगुप्त ने 3 प्रकार के सोने के सिक्के बनवाए। देखो, गुप्त वंश में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्कों का इस्तेमाल होता है। स्वर्ण काल है एक तरह से ये। अब उसने जो 3 सिक्के स्कंदगुप्त ने बनवाए वो कौन से थे? धनुर्धर, राजा तथा लक्ष्मी और घुड़सवार। ये 3 अलग प्रकार के सिक्के हैं जिन पर ये छाप छपी होती थी। चांदी के सिक्के पश्चिम और मध्य भारत में प्रचलित थे। कुमारगुप्त प्रथम के राज्य के अंतिम वर्षों में, कुमारगुप्त इसके पिता, राज्य के अंतिम वर्षों में सोने और चांदी के सिक्के के भार में जो कमी आ गई उसे स्कंदगुप्त ने पूरा करवा दिया, किंतु पूर्ण युद्ध के पश्चात उसे सोने चांदी के साथ मिश्रित धातु का प्रयोग भी करना पड़ा। चलिए, ये तो थे इसके बारे में कुछ उचित तथ्य। अब बात करते हैं कि इसका मूल्यांकन की बात करें तो स्कंदगुप्त का मूल्यांकन, जैसा कि इसमें आ गया है, ये देखिए स्कंदगुप्त का मूल्यांकन। स्कंदगुप्त की गणना प्राचीन भारत के महान सम्राटों में होती है। वह बड़ी ही विषम परिस्थितियों में सिंहासनासीन हुआ, ठीक है, बहुत ही विकट परिस्थितियों में ये सिंहासन पर बैठा था और
उसने हुणों के तथा अन्य आक्रमणों से विरासत में मिले विशाल साम्राज्य की रक्षा की थी, बिल्कुल की थी। साथ ही इसने कई युद्ध लड़े और उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट था हुणों वाला युद्ध। वह एक महान विजेता था, राष्ट्र उद्धारक था। महान विजेता तो था ही क्योंकि युद्ध में उसने काफी विजय प्राप्त की। राष्ट्रोद्धारक, राष्ट्र को उदारता के साथ चलाने वाला, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखने वाला, जनता के प्रति अच्छी दृष्टि रखने वाला, यह एक शासक था। गुप्त वंश की प्रतिष्ठा का संरक्षक, गुप्त वंश की जो प्रतिष्ठा है, जो मान है, उसका संरक्षक था। मतलब उसकी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने वाला, जो किसी समय में श्रीगुप्त ने स्थापित की थी। श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, और अब हमारे ये स्कंदगुप्त। ठीक है, इसी तरह से इसको सीरियल वाइज याद करना ताकि आपको ये ध्यान रहे